नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल स्टडीज 2020 अल्फा मेंटर की इस ऑनलाइन धमाकेदार क्लास में। मैं आनंद कुमार पुरोहित आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम हमारी तीसरी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और इस तीसरी क्लास में बच्चों हमें पढ़ने हैं, एक तीर से दो निशान करने हैं। यानी हम ज्योग्राफी का ये सेकेंड वीडियो यानी ज्योग्राफी के 2 चैप्टर और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी आ गए हैं तो बोल दीजिए इसको पढ़ डाला तो पेपर झिंगा लाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल स्टडीज 2020 चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 12 है बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। मानव संसाधन, अब देखो सबसे पहली बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब, रिसोर्स में वे सभी वस्तुएं आ जाती है जिसका हम जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करती है। तो आपके छोटे से दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन तो ये आ गया कि सर फिर ह्यूमन कैसे रिसोर्स है? क्योंकि ह्यूमन क्या करता है, मानव क्या करता है? मानव अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज का, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी वस्तु को अधिकतम मूल्यवान, अधिकतम पैसे वाली चीज, संसाधन में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो मानव जो है वो किसी भी चीज को ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। अब कैसे भाई? सबसे पहले तो गन्ना उगाया गया, बट इस गन्ने से शक्कर या गुड़ बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये कौन लेकर आया? मानव ही लेकर आया। तो उसने उस गन्ने को और क्या कर दिया? और मूल्यवान बना दिया, और जो है उसको पैसा जनरेट करने वाला बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि मानव जो है वह स्वयं भी संसाधन है और वह अन्य संसाधनों को भी प्रभावित करता है। तो समझ में आ गई ना बात। अब मैं और छोटा सा अगर बात बताऊं कि आपके पास अगर लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, फिर भी आप एक ऑक्यूपेशन नहीं चला सकते अगर आपके पास कौन नहीं है? एक एंटरप्रेन्योर नहीं है जो इन सबको क्या कर सके? मैनेज कर सके। इट्स मीन सीधी सीधी बात है कि मानव जो है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरी चीज़ों को प्रभावित करता है, अतः मानव जो है वह एक संसाधन। ह्यूमन इज अ रिसोर्सेस। ठीक है, चले आगे चलते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर परिभाषा आती है कि ह्यूमन रिसोर्स इज सच अ कॉन्सेप्ट विच कंसीडर पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी। कहने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो है हम हमारी जनसंख्या, आपने अब तक यही पढ़ा होगा, जनसंख्या भार है, जनसंख्या समस्या है, जनसंख्या कम होनी चाहिए। बट ह्यूमन रिसोर्स की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ हम जनसंख्या को एक एसेट मानते हैं, अपनी परिसंपत्ति मानते हैं, जिसे अगर तैयार किया जाए, जिसे अगर रेडी किया जाए। यानी अब रेडी कैसे करोगे आप? रेडी करेंगे अब एजुकेशन देकर, इन्हें हम रेडी करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ देकर। तो अगर इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। समझ में आ गया ना बच्चों? यानी कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ देकर हम मानव संसाधन को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, मानव संसाधन को तैयार कर सकते हैं। आ रही ना बात समझ में? मज़ा आना चाहिए आपको। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको मज़ा आ जाए कि भाई आज की क्लास जो है हम फिर 4 चैप्टर खल्लास करने वाले हैं। बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। किसे कहते हैं जनसंख्या? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। समझ में आ गई ना बात? कि किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस रेफर्स टू अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पीरियड में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? उसे हम पॉपुलेशन कह देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पर कौन है? चीन, सेकंड पर भारत, थर्ड पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर ब्राज़ील। अब ये तो आपको पता चल ही गया। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना। छोटी सी चीज़ क्या है कि भारत जो है वह जनसंख्या में तो कितवें स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पर अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर है। कितवें स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो इससे पहले कौन से सर ये भी बताओ। तो एक छोटी सी ट्रिक जो है वो आप थोड़ा ध्यान में अगर रख लो तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। रुक चीन अब आया भारत
रुक चीन अब आया भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले रूस से रूस, क से कनाडा, चीन तीसरे नंबर पर है, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आया से आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है और भारत। तो बोलो इस प्रकार भारत जो है वह 7वें नंबर पर है अकॉर्डिंग टू एरिया, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत जो है वह दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या आपके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है? तो वह है 1,93,422 यानी 121 करोड़ इसे एक साथ बोला जाता है। 121 करोड़ आपने मोदी जी को कई बार सुना होगा जब वो कहते हैं मेरे भाइयों बहनों हम 121 करोड़ की जनता, मेरे 121 करोड़ भाइयों बहनों, ये कई बार आपने सुना होगा उनसे बोलते हुए। तो जनसंख्या का ये आंकड़ा आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं हम सेंसस की, यानी कि जनगणना। जनगणना क्या होती है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम इंटरवल। एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स इंटरवल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना ही जनगणना कहलाता है तथा भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में यह होती है। 2011 की जनगणना को अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है यूपी की। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की। राजस्थान 8वें नंबर पर आता है और राजस्थान की स्पेशली अगर बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह जयपुर में है और न्यूनतम जनसंख्या जो है वह जैसलमेर के अंदर निवास करती है। तो यहाँ डाटा है आपको याद करना है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। राजस्थान कितने नंबर पर आता है? भारत में 8वें नंबर पर आता है, ठीक है। राजस्थान कौन से नंबर पर आता है बेटा? राजस्थान आता है 8वें नंबर पर, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी स्थान की 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी स्थान की 10 वर्षों के भीतर, मतलब 10 वर्षों के अंदर उसने कौन से पॉपुलेशन ग्रोथ किए हैं उसे हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेफर्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद इन द 10 ईयर। ये दोनों टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कैसे सर? कि अगर पॉपुलेशन कम भी तो हो सकती है, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड में कोई अकाल आ गया हो, मृत्यु दर बढ़ गई हो या फिर लोग ज़्यादा समझदार हो गए हो, तो उस कंडीशन में जो है पॉपुलेशन ऋणात्मक भी हो सकती है। 2001 से 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 17.64% है, यानी इतने परसेंट लोग जो है इंडिया में पिछले 10 सालों में बढ़ गए हैं। जनसंख्या वृद्धि या कमी मुख्यतः 3 बातों पर डिपेंड करती है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन, इन 3 बातों पर डिपेंड करती है। In cases or in increases or decreases in population mainly takes place due to difference in birth rate, death rate, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीज़ समझ में आए ना? अब कितना जन्म हुआ है, कितना मृत्यु हुआ है, कितना प्रवसन। प्रवास क्या होता है? प्रवास का मतलब है कि भाई एक साल में कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, कितने लोग दूसरी जगह से एक जगह में आ गए हैं, उसे हम प्रवास कहते हैं। अगला वर्ड आ रहा है जी पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान रहे। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं बेटा? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन द पर यूनिट एरिया, पर स्क्वायर किलोमीटर। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आ रहा है ना समझ में? 2011 के अनुसार इंडिया का कितना है जी? 382 याद रखेंगे, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का कितना है? तो बिहार का तो याद रखना बड़ा आसान है। कैसे आसान है भाई? 2011 है ना, उल्टा कर दो, 1102, ठीक है ना। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, वो कितना है? 17 ही है,
समझ में आ गई बात। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट साक्षरता दर किसे कहा जाता है? साक्षरता दर कहते हैं कि 7 वर्ष का कोई नन्हा मन्ना बच्चा जो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसे लिटरेट कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 India has a literacy rate of 74.04%। भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। जिसमें मैं बात करूं कि मोस्ट लिटरेट स्टेट है, तो मोस्ट लिटरेट स्टेट आपने कई बार सुना है, कौन सा है? केरल है। केरल में 93.91% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? पढ़ी लिखी है, वह साक्षर है। और सबसे कम साक्षर में आपके बिहार 63.82%। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 67.07% है। इसमें भी जो पुरुष है, जो मेल्स है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें 80.51% है। और जो लेडीज़ है, जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, उनकी जो साक्षरता दर है वो 52.66% है। इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में आज भी औसत जो हमारी लिटरेसी रेट है उसको भी राजस्थान टच नहीं कर पाया है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें राजस्थान की, तो कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है यानी कि 77.48%। वहीं जालौर में सबसे कम है 55.58%। अगला वर्ड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। व्हाट इज अ सेक्स रेशियो? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, औरतों की संख्या कितनी है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। हालांकि बेटा ये आप जब ज्योग्राफी आगे लोगे तो वहां पर भी आप ये समझोगे कि प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पे पुरुषों की संख्या, इसको भी क्या कहा जाता है? लिंगानुपात ही कहा जाता है। तो ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब भारत का कितना है? भारत का है 940 जो है भारत का लिंगानुपात है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1000 अगर पुरुष है तो उनके लिए 940 लड़कियां ही हैं, यानी कि 60 तो भैया कंवारे मर जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक बहुत गहन विचारणीय बिंदु है, क्योंकि 1000 पुरुषों के लिए 940 महिलाएं ही उपलब्ध है। तो यानी कि यहाँ पर 60 पुरुष जो है वे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही उनकी शादियाँ नहीं होगी। आप देख सकते हो कुंवारेपन की भी एक बड़ी समस्या चली आ रही है लंबे समय से। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 926। अब आप स्वयं अनुमान लगा ले कि कितने लोग कंवारे यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर आता है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन है कि जनसंख्या जो है वो ग्रामीण से शहरी होती जा रही है। अर्बनाइजेशन इंप्लाइज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, यानी कि जो जनसंख्या है वो गांव से शहरों की ओर आ रही है, इसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। और भारत की जनसंख्या का 3/4 भाग, 3/4 भाग जो है या उससे थोड़ा सा कम जो है वो गांव में निवास करता है, यानी मोस्टफुली पार्ट, यानी आधे से कुछ ज़्यादा पार्ट जो है आज भी गांव में ही निवास करता है। पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें, जनसंख्या नीति की बात करें तो 2000 में लेकर आए थे। इसमें था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, लड़कियों की शादी का उम्र बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। तो बेटा ये हो गया तेरे चैप्टर नंबर 12। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं बेटा। तो ट्रांसपोर्ट इज अ नेसेसरी to carry goods and service from the place of their production to the place of their demand, यानी कि जहां प्रोडक्शन हुआ और जहां उसकी डिमांड है उसके बीच में चीज़ों को कैरी करना, गुड्स एंड सर्विस को कैरी करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थलों से मांग वाले स्थलों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। भाई किसान है, किसान ने गन्ना उगा लिया, लेकिन इस गन्ने को मार्केट तक, और मार्केट जो है लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए जो साधन व्यवस्था अपना रही है वो क्या है? परिवहन कहलाएगा। तो ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन इज अ बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमी ऑफ कंट्री। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति कहलाती है। अगली बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये क्या है बेटा? इसके बारे में बात करें तो ये एक बड़ा महामार्ग है जो कि बड़े 4 शहरों को जोड़ता है। उत्तर के अंदर दिल्ली, आपके इस साइड में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई को जोड़ते हुए एक महामार्ग, एक बड़ा
चतुर्भुज बनाया गया, बड़ा क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। इसकी विशेषता क्या है? ये 6 लाइन का बहुत बड़ा राजमार्ग है, महाराजमार्ग है। और इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख करता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी देखरेख करता है, इसके निर्माण का काम करता है और इसके मरम्मत का काम भी यही करता है। नेशनल हाईवेज की अगर बात करें तो देश में दूरस्थ भागों को नेशनल हाईवेज जोड़ते हैं, द कनेक्ट डिस्टेंट प्लेस ऑफ द कंट्री। और इसे कौन देखते हैं? PWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। राजस्थान की स्पेशली बात करें तो वैसे राजस्थान से 39 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, बट उनमें 8 नेशनल हाईवे बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी लेंथ है 685 किलोमीटर। आगे चलते हैं बेटा, अगली चीज समझते हुए स्टेट हाईवे। व्हाट इज स्टेट हाईवे? स्टेट हाईवे स्टेट में कैपिटल को बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है, साथ ही अन्य स्टेट से भी जोड़ती है, उसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और इसकी देखभाल कौन करेगा? PWD करेगी। बात करते हैं सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स क्या होती है? बॉर्डर रोड्स मेंटेन एंड बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमांत सड़क संगठन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है, वह क्या करता है? सीमांत सड़कों को बनाना, उनको मेंटेन करने का काम रखता है। और ये बनी है फॉर्म 1960 में ये बनकर तैयार हुई। यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है बेटा? सीमांत सड़कें क्या होती है? जैसे ये बॉर्डर है ना, देश का बॉर्डर है, और ये सड़कें यानी कि यहाँ तक बॉर्डर तक रसद सामग्री पहुँचानी है, सैनिकों के लिए कुछ चीज़ें पहुँचानी है, अथवा यहाँ से कुछ चीज़ें जो है शहरों तक पहुँचानी है, तो वो पहुंचाना आसान हो जाए, परिवहन इजी हो जाए, इसलिए ये क्या बनाई गई? बॉर्डर रोड बनाई गई है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बॉर्डर रोड। अगली बात करते हैं राजस्थान रोड विजन 2025 2025। ये क्या है? ये 2000 में लेकर आ गए थे, 25 साल का बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें सड़कों का रखरखाव, उनकी गुणवत्ता का सुधार करना, ठीक है, यानी कि सड़कों को और बढ़िया बनाना। उसके अलावा सड़क परिवहन में राजस्थान का जो स्थान है वो मॉडल स्टेट माना जा सकता है। राजस्थान ने बहुत प्रगति इसमें की है। अब चलिए आगे चलते हैं रेल परिवहन। तो रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, तो रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई आ चुकी है। तो फर्स्ट रेल जो है वो ऑपरेट हुई थी, यानी पहली बार जो रेल थी वो ऑपरेट की गई थी 22 दिसंबर 1851, 22 दिसंबर 1851 को पहली बार रेल ऑपरेट की गई थी। मुंबई से लेकर ठाणे तक पहले, लेकिन अब ये ध्यान रखना, अब चली कब थी? मुंबई से लेकर ठाणे तक 33.6 किलोमीटर। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। ये 1851 में ऑपरेट हुई पहली बार, और लेकिन मुंबई से ठाणे 33.6 किलोमीटर पहली बार चली 16 अप्रैल 1853। याद रख लेंगे 16 अप्रैल 1853। बात करते हैं पाइपलाइन की। पाइपलाइन जो शहरों के अंदर पाइप पहले पानी लाने ले जाने के बहुत ज़्यादा काम आता था, वो पाइपलाइन को आज और डेवलप करके और अच्छा बना के वो क्या क्या काम कर रहा है? वो कैरी कर रहा है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस और इन लिक्विड फॉर्म। और भी हम ले जा सकते हैं, आइस भी ले जा सकते हैं, बट लिक्विड फॉर्म में। इजी एकदम बात। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे सस्ता होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका कारण यह है, सबसे सस्ता क्यों कहा जाता है इसको? सबसे सस्ता कहने का कारण है कि इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, क्योंकि समुद्र की लहरें तो बनी हुई है ना, आपको इस पर सड़क का निर्माण नहीं करना है। तो ये सबसे सस्ता परिवहन मार्ग हम कह सकते हैं। तो नो नीड बिल्ड ट्रांसपोर्ट रूट नहीं बनाने पड़ते। अब बात करते हैं कुछ 5 नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे थोड़ा सा इसको याद करें आप। पहला है हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम परिवर्तन हो चुका है, आजकल प्रयागराज कहा जाता है। ये 1620 किलोमीटर गंगा जल मार्ग को तय करता है। दूसरा है सदिया से धुबरी, 891 किलोमीटर का मार्ग तय होता है, ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग है ये। तीसरा है कोटापुरम से कोल्लम, ये 205 किलोमीटर का रास्ता है। फिर है काकीनाडा से भरकानन, ये 1100 किलोमीटर का रास्ता है। और ब्राह्मणी नदी पर 588 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है। तो कुल मिला के ये 5 जो है नेशनल वाटरवेज है जो इंडिया के अंदर ही चलते रहते हैं। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन सबसे तेज, सबसे आरामदायक, सबसे खर्चीला, सबसे महंगा, और साथ ही साथ दुर्गम पर्वत, यानी कि आपको बड़े बड़े पर्वत, घने जंगल, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को अगर पार करना है तो किससे जाना पड़ेगा? आपको प्लेन से ही
जाना पड़ेगा, आपको एयरवे से जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। संचार सेवा की बात करें तो संचार सेवा में इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल। संचार सेवा के आने के बाद में बहुत बड़ी क्रांति आई है, उद्योग में भी क्रांति आई है, व्यापार में भी क्रांति आई है, शिक्षा में भी क्रांति आई है। तो ये संचार सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने नीचे एक क्वेश्चन भी दिया है, तो उसको हम अच्छे से वहाँ पर और समझ लेंगे। मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन काफूर ने। किसने किया था? मार्टिन काफूर ने। जिस मोबाइल में आप अभी हमारी क्लास देख रहे हो, उस मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन काफूर ने किया था। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका चैप्टर नंबर 14, और ये चैप्टर पता है आपको, आपका बहुत फेवरेट चैप्टर है। क्यों चैप्टर फेवरेट है भैया? इसमें बात हो रही है पैसे की। तो चेहरे पर अपने बड़ी लंबी सी हंसी लाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में, एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक देश के सभी साधनों द्वारा, जितने भी सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज द्वारा एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। जो हमने आय अर्जित की, जो पैसा कमाया एक साल में सभी उत्पादनों का प्रयोग करके, नेशनल इनकम रेफर्स टू सम total of the income earned as a result of contribution of all the existing resources in a process of production in a financial year in a country. What is a financial year? वित्त वर्ष क्या होता है बेटा? वित्त वर्ष कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक का जो प्रोसेस है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। एक वर्ड और आया यहां पर, प्रोडक्शन। व्हाट इज अ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ प्राइस राइज इन अ रेफर टू प्रोडक्शन। उपयोगिता का सृजन करना और मूल्य वृद्धि का सृजन करना प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है बेटा। ठीक है, यानी आपने कोई चीज बनाई, उस चीज, अब गन्ना उगाया गया, गन्ना उगा के उसकी शक्कर बनाई गई, यानी क्या कर दिया गया? यूटिलिटी उसकी बढ़ा दी गई, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब वो डायरेक्ट घरों के अंदर प्रयोग किया जा रहा है गन्ना। फिर अगली बात, उसकी प्राइस भी बढ़ गई। पहले जो कम रेट में बिक रहा था वो उसकी रेट क्या हो गई? एकदम से चेंज हो गई पूरी की पूरी। तो प्रोडक्शन का मतलब यही है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ राइज रेट, रेट को राइज करना। अगला आता है बेटा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखो ये वर्ड है ना, घरेलू, डोमेस्टिक, इसको पकड़ो, घरेलू या डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कंट्री है, एक कंट्री के अंदर घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में, घरेलू सीमाओं यानी इस कंट्री के अंदर अंदर, इस डोमेस्टिक पार्ट के अंदर अंदर ही अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब ये सर क्या खतरनाक लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, इस तरह तो हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा। तो बेटा हम हैं तो भला क्या गम है। तो इतनी सी बात समझ, देख डोमेस्टिक एरिया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड। अब फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड थोड़ा सा समझाता हूं तेरे को, ठीक है। जैसे किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं को किसान ने बेचा 8 रुपए पर केजी के हिसाब से, कहां पर? मंडी में। मंडी में उसने क्या किया बंदे ने, उसने क्या किया, उसको मिल ग्राइंड कर लिया और गेहूं से क्या बना लिया? आटा बना लिया, और उसको बेचा उसने 10 रुपए में। फिर 10 रुपए किसको बेच दिया? फैक्ट्री वाला कोई ले गया। फैक्ट्री वाला क्या करता है? उसके अंदर तेल वेल डाल के थोड़ा बहुत सेट करके उसका बिस्किट बनाता है, और बिस्किट बेचता है 60 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप बताओ कि हम जीडीपी में 8 रुपए कवर करें, 10 रुपए कवर करें या 60 रुपए कवर करें? बताइए। सीधी सी बात है बेटा, 60 रुपए कवर होंगे। कौन से रुपए कवर होंगे? 60 रुपए कवर होंगे। क्यों? क्योंकि इस 60 में ये 8 और ये 10 दोनों क्या है? शामिल है। 60 में 8 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। इसका मतलब ये 60 रुपए। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि हर फाइनेंशियल गुड की जो आपके मौद्रिक मूल्य है, जो फाइनल गुड की जो मौद्रिक मूल्य है, मॉनेटरी वैल्यू है, उसका योग, उसका सम क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट जीडीपी कहलाता है। समझ में आई कि नहीं ये बात मेरी? आ गई ना? पक्का? आगे चलते हैं।
अगला है पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज अ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का डिवाइड लगा दो, इसी को एवरेज इनकम भी बच्चों कहा जाता है ना। बहुत सारे लोग हैं। अब यहां पर मान लो कि आप नेशनल इनकम, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ABCD 3 बंदे हैं, ये कमाता है मान लो 20 रुपए, ये भी 20 रुपए और ये कमाता है 30 रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया? 30 और 40 यानी कितने रुपए हो गए आपके पास? 70 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 70 रुपए आपके पास हो गए। अब कितने में डिवाइड करना है? 3 में। मान लो थोड़ा कम कर लेते हैं, ये मान लो 20 ही है इसके पास भी, तो कितने रुपए हो गए? 60। 60 का 3 में डिवाइड लगा 20। ये क्या कहलाए? प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय का मतलब आप छोटा सा समझो, एवरेज इनकम है ना। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम में जब पॉपुलेशन का डिवाइड लग जाता है तो बेटा क्या आ जाती है? अपने पास आ जाती है प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो और शेयर कर दो। सभी की शेयर करोगे, शेयरिंग इज अ केयरिंग। सभी दोस्तों को बता दो कि आनंद सर इतनी धमाकेदार क्लास हमारे लिए चला रहे हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज अ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की बात कर ही ली हमने, बट इस नेशनल इनकम की गणना, इसको कैलकुलेट कौन करता है? इसको कैलकुलेट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और ये इसे क्या करता है? इसकी गणना करता है, इसको कैलकुलेट करता है। ये ध्यान रहे। इकोनॉमिक सेक्टर, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है बेटा? प्राथमिक क्षेत्र जहां पर प्रकृति से संबंधित क्रियाएं की जाती है, अर्थात इसके अंदर आएगा आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर, इसके अंदर आ जाएगा आपके पशुपालन, इसके अंदर आ जाएंगे आपके मतलब जो भी प्रकृति से सीधा संबंधित है, उन्हें बेटा हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी सेक्टर। फिर आता है आपके पास सेकेंडरी। व्हाट इज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन? सेकेंडरी सेक्टर क्या है बेटा? तो सेकेंडरी सेक्टर से इतना समझ ले कि प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोडक्ट होती है, गुड्स बनती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी सेक्टर में होती है। और टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र क्या करता है? तृतीय क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय क्षेत्र दोनों की सेवा करता है। अब आपको एग्जांपल समझाऊं? सर ऐसे तो आया नहीं, वही लेते हैं। ये हमारा किसान भाई साहब है और इसने क्या हो गया है? इसने अपने खेत में गन्ना हो गया और ये गन्ना जो है अब कहाँ पे गया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया। क्या बन गया? शुगर बन गया। अब शुगर बन के सामान्य दुकानदार के पास है, तब दुकानदार उसे बेच रहा है। तो किसान प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो उसको शक्कर बना रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर है। और जो दुकानदार उस चीनी को बेच रहा है वो आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। समझ में आ गई ना बात? अब देखो, प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र का एक नाम और एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्सरी का सर्विस सेक्टर। ध्यान रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ? जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होती है तो अपने आप ही आर्थिक ग्रोथ हो जाती है। व्हाट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास क्या? राइजिंग नेशनल और पर कैपिटा इनकम अमंग with the favorable change in economic structure, institutional structure, technique and social outlook etc. बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, संस्थागत ढांचे, तकनीक एवं सामाजिक दृष्टिकोण आदि में अनुकूल परिवर्तन होना ही आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। आगे बढ़े। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन क्या है बेटा? आर्थिक नियोजन का क्या तात्पर्य है? एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध, देखो हमें, क्योंकि आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक प्लानिंग। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास अगर उस पैसे को मैनेज करने की प्लानिंग नहीं है तो आपके पास वो पैसा होकर भी नहीं है। तो यह एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लेकर, जितने आर्थिक संसाधन हमारे पास है उनका यूज कर निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान, जो हमने एक एम बनाया कि हमें ये प्राप्त करना है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो, अब मान लीजिए अपने वो शक्कर वाले उदाहरण ले रहे हैं, वो एक एग्जांपल लेती है, वो करती है कि हमें जो है इस साल जो है इतने करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का व्यापार करना है। अब इस 200 करोड़ रुपए का व्यापार हमें कैसे करना है? ये नहीं मशीन
मशीनों से करना है, इन्हीं लेबर से करवाना है, तो किस तरह ये प्रोडक्शन होगा, क्या प्लानिंग रहेगी, कौन कितने तरीके से काम करेगा, ये सब क्या कहलाता है जी, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। द साइंस ऑफ अचीविंग द टारगेट फिक्स इन एन इकोनॉमी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इज रेफर्ड टू एज इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे सरकार का इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि भाई हमारे पास ये सोर्सेज उपलब्ध है, इन्हीं सोर्स का यूज करके हम किस तरह और ग्रोथ कर सकते हैं और डेवलप्ड कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। उसी के लिए चलाए गए थे 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान आए थे, ये चलाए थे आपके प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ने 1950 के बाद से। अब तक 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं। उनमें प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, याद रहे। अब बात करते हैं नीति आयोग। व्हाट इज अ नीति? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या कहलाता है? नीति आयोग है, उसकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग का जो गठन है ना बेटा, वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हमारे नमो यानी कि नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है आपके अमिताभ कांत। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? मुख्यतः सोचकर नई नई प्लानिंग बनाना, नए नए विकास के काम करना। योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया था। 1950 में जो योजना आयोग था उसे हटाकर उसी स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक and long-term policies and program for the government of India and also provide technical assistance। यानी कहने का मतलब है कि नीति आयोग सरकार के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का निर्णय लेता है कि हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, और सरकार को सलाह प्रदान करने का काम करता है, सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो ये एक और चैप्टर हो गया। आते हैं चैप्टर नंबर 15 में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो मेरे को। देखो चीजें समझ में आ रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में बताते रहेंगे मुझे और मैं आपका आंसर देता रहूंगा। तो बताइए, चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। अगर देखो पसंद आ रहा है ना तो इसको शेयर करो। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो मुझे भी ये मिलना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इस बात को फैलाएं कि ये क्लासेस चल रही है, आप सभी ले, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बात करें अर्थव्यवस्था। व्हाट इज आपकी इकोनॉमी होती क्या है? एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा हुआ तंत्र। एक कंट्री है, उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, उसका ट्रेड, उसका कंजप्शन, इन सब से रिलेटेड जो आपके क्रियाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। A system which are associated with the production, trade, consumption, etc. of products and service of a country or region is known as the economy. For example, Indian economy. Indian economy in the form of the अनडेवलपमेंट इकोनॉमी। अगर मैं इसको दोनों फॉर्म में देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे अविकसित नहीं है, ये विकासशील है। अविकसित रूप में अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। 2015 की अगर बात करें, 2015 में पर कैपिटा इनकम $1590 प्रति व्यक्ति आई थी, यानी 1590 ही व्यक्ति को मिलते थे। उसके अलावा राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो भारत राष्ट्रीय आय की में 170वां स्थान रखता है, प्रति व्यक्ति आय में 170वां 2015 के डाटा के अनुसार। जीवन की निम्न गुणवत्ता, क्योंकि जीवन में अब 2 चीज़ें जरूरी है बड़ी, मैं कहता हूँ जीवन जीने के लिए मुख्य तो 5 चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, और 2 चीज़ें शिक्षा और चिकित्सा। अगर वे नहीं है तो जीवन जीने का कोई तात्पर्य ही नहीं बच जाता है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा, लगातार लोगों की जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। एक्चुअल में जीवन प्रत्याशा या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द बर्थ, यानी किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और जन्म लेकर उसके जीवन की कितनी लेंथ है उसको हम जीवन प्रत्याशा की श्रेणी में रखते हैं। फिर तीसरी हमारे सामने जो बड़ी समस्या है वो है प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी। भारत आज से 60 साल पहले, 100 साल पहले भी यही कहा जाता था कि भारत गरीब देश है, और आज भी हमारे नेता केवल इन्हीं बातों पे लगे हुए हैं कि हम गरीबी कैसे हटाएंगे, गरीबी कैसे हटाएंगे। सरकारें की सरकारें हट गई, सरकारों की सरकारों ने खूब पैसे हजम कर लिए, बस हटी नहीं तो गरीबी नहीं हटी। तो ये एक बड़ी समस्या है पुअर्टी, प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी। फिर आगे चलते हैं बेटा।
एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लोग जरूरत से ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसी कारण कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा आलम है कि जहां 10 आदमी की जरूरत है वहां 20 आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर उन 10 को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऐसी एक बेरोजगारी होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, यानी छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहा जाता है। फिर तीसरी आती है डेमोग्राफिक फैक्टर, जनांक। डेमोग्राफी क्या होता है? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय अध्ययन करना। क्या कहलाता है? आपके डेमोग्राफी कहलाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर हम स्टडी करें, कैसे स्टडी, नॉन साइंटिफिक स्टडी करें, स्टैटिस्टिकल स्टडी करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन सेंसस की, तो उसे हम क्या कह देंगे? डेमोग्राफी कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या बताई थी मैंने आपको। हर प्रकार की बेरोजगारी पाई जा रही है यहाँ पर आजकल। एजुकेटेड है ही है, डिस्गाइज्ड है ही है, ये और भी दो आपके जो मतलब कि लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, फिर भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी की बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर बात करें पिछड़ी हुई तकनीक, आज भी भारत में जो है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं हुई है। लोग पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं। तो पुरानी तकनीक भी यहाँ पर है अभी तक, इसलिए नई तकनीक की, न्यू टेक्नोलॉजी की इंडिया को आवश्यकता है। पिछले दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली तीव्र एवं सतत वृद्धि इसकी विकासशीलता का लक्षण है। पिछले दशकों के अंदर देखा गया है कि धीरे धीरे अब जो है ये अविकसित ना होकर विकासशील बन चुका है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन आ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है। तो रैपिड एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द पास्ट डिकेड इज एन इंडिकेटर ऑफ इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लागू किया गया है। यानी नए आर्थिक सुधार करना है, कोई समस्याएं है उसका समाधान करना है, उसके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का यूज़ किया गया। अब तीनों वर्ड को समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, है ना? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शन एंड ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट in the role of a service provider। अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को समाप्त करके सरकार को सुविधा प्रदाता की भूमिका में लाने की प्रक्रिया को उदारीकरण करना। यानी कि जो बेमतलब के प्रतिबंध है उन्हें हटाकर, इकोनॉमी पर जो बेमतलब के प्रतिबंध है, जो बेमतलब के बाधाएं हैं, उन्हें हटाकर एक व्यापार में एक तरलता लाना, व्यापार को ईजी कर देना ही क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन कहलाता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इस बात को समझा देता हूं। आगे चलते हैं। निजीकरण क्या है? निजीकरण का तात्पर्य उन सभी नीतियों से है, उन सभी चीजों से है जो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका प्रदान करती है। आज हम देखिए, हम राजस्थान में बीकानेर के अंदर बहुत से लोग हैं, यहाँ पर है, अपने यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप बीकानेर के अंदर एक चीज देखते हैं कि बीकानेर में जो विद्युत है उसका निजीकरण कर दिया गया है, बिजली का निजीकरण कर दिया गया है। आज जो पहले सरकारी कंपनियों द्वारा हमारे घरों में बिजली पहुंचती थी, आज उसका निजीकरण करके निजी हाथों में दे दिया गया है। कहीं गुप्त सूत्रों से भी पता चला है कि रेलवे का भी निजीकरण होगा, सड़कों का भी निजीकरण होगा। तो ये निजीकरण की प्रक्रिया क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ से जिम्मेदारी लेकर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना निजीकरण कहलाता है। इतना समझ लीजिए। रेफर्स टू द ऑल दोज पॉलिसीज व्हिच गिव द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर एंड लिमिट द इंटरफेरेंस मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, चलते हैं आगे बच्चों। मजा आ रहा है तो लाइक कर देंगे, ठीक है ना? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अनफाइंड डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी अपना, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम आज यहाँ का बहुत सारी कंपनियां जो है बाहर भी, और बाहर की बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पर भी है, तो ये वैश्वीकरण के ही कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्वदेशी। स्वदेशी क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी की अवधारणा भारतीय कंपनियों के उत्पादों को अपनाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित व आयातित माल का त्याग करने पर बल देती है। स्वदेशी का मतलब क्या है? जो गांव में बना हो, जो गांव में खपा हो, उस हर चीज को कहते हैं स्वदेशी। यानी कि आपके ही सेक्टर में कोई चीज बनी, आपके इस सेक्टर में वो चीज बिकी और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसे हम स्वदेशी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी lays emphasis on adopting goods
प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन कंपनीज, यानी इंडिया की जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर। अब इससे होगा क्या बेटा, इससे होगा क्या, इससे पैसा जो है वो कंट्री के अंदर ही अंदर रहेगा। अभी मोदी जी का भाषण आया था कुछ दिनों पहले कि मोदी जी ने ये कहा था कि भारत को हमें क्या बनाना है जी, आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो इंडियन गुड्स है, हमारे जो छोटे कामगार लोग हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उनका यूज करें। उससे होने वाला क्या है, पैसा अंदर ही अंदर घूमेगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा, और पैसा जब बाहर नहीं जाएगा तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वदेशी lays the emphasis on the adopting goods produced by Indian companies and boycott goods made by foreign companies and imported items। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, उससे हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। चलिए, तो ये हो गया आज के चैप्टर। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। मोड हिंदी में ही है परंतु इंग्लिश में नीचे दे रखे हैं, क्योंकि अधिकतम बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जल्दी से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? जल्दी से, अभी हमने ऊपर पढ़ा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है जी? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम किसकी है? तो सिक्किम की है। वेरी गुड बेटा, जल्दी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। बहुत बढ़िया, शानदार, आपको सब कुछ याद हो रहा है। अगला आगे चलते हैं। किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी के प्रमुख कारण क्या क्या है? किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी के प्रमुख कारण क्या? ऊपर हमने पढ़ा, किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि व कमी का कारण वहां की जन्म दर, वहां की मृत्यु दर में अंतर आना और प्रवसन। ठीक है ना, प्रवसन इसका बहुत बड़ा कारण है, प्रवास। ठीक है, जिसे हम प्रवास कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है? तथा जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी और क्यों होने लगी? तो किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, और जनसंख्या वृद्धि दर 1991 के दशक से कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है, और जन्म दर में कमी आने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों द्वारा इकोनॉमिक बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अब लोग थोड़े शिक्षित होने लगे हैं, वे समझ चुके हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, इस बात को वे समझ चुके हैं। इसी कारण जो जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार कमी आने लगी है। आगे चलते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कि हाँ शेर का बच्चा एक ही अच्छा। बिल्कुल भाई, तू शेर का बच्चा है। आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। जन्म दर को नियंत्रित करने, यानी कि बर्थ रेट को अगर हमें कंट्रोल करना है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, और परिवार नियोजन, ये क्या ना, परिवार की प्लानिंग, इसको लेकर चलना पड़ेगा आदि द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय है। यानी कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह फैमिली की ग्रोथ होनी है, और साथ ही साथ जो बच्चियां हैं उनकी शादी की उम्र जो है उसे बढ़ाया जाए ताकि वे शिक्षित हो सके, दीक्षित हो सके, और वे अपने जीवन के निर्णयों को स्वयं ले सके। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चियां खुश हो जाइए, आपकी बात हो चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या समस्याएं होती है। मैंने आपको कहा कि आपको दो फॉर्म में लेना है। जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या ज्यादा है, और वो जनसंख्या एसेट भी है अगर उसको हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी तरीके से उपलब्ध करवाई जाती है। बट वहीं वह जनसंख्या बोझ भी बन जाती है, भार भी बन जाती है, जो कुछ नहीं करती है। देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि बहुत ज्यादा है। हर साल हमारे इतने मरते नहीं है जितने जन्म ले लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक समृद्धि, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधक है, तथा अधिक जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जीवन क्योंकि ज्यादा जब पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा पॉपुलेशन को, अब हमें आप छोटी सी चीज ये समझ लो कि हमारी जो जनसंख्या है,
जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करके, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं बेटा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करके, यानी रिसोर्सेज तो है कम, पॉपुलेशन हो गई ज्यादा, तो कम रिसोर्स पर ज्यादा पॉपुलेशन के बाहर बढ़ने के कारण हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो उग चूक हो चुकी है, वो हमारे समझ से बाहर हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें बात है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा जैसी जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी आदि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि इतना काम ही नहीं है जितने लोग हैं। दूसरा, गरीबी बढ़ेगी, जब काम नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी। भौतिक सुख सुविधाएं, पीने के पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्याएं लगातार इससे उत्पन्न होती जा रही है। जनसंख्या में जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। जनसंख्या में जन्म दर में धीमी गिरावट, क्योंकि जन्म दर में बहुत गिरावट तो आ रही है हालांकि, बट बहुत धीरे धीरे आ रही है, यानी अभी भी जन्म दर उतनी ही है, बहुत धीमी गिरावट है ये। भारत की पहली विद्युत रेल, इलेक्ट्रिक रेल का क्या नाम था जी? डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। याद रखेंगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था? नाम था डेक्कन क्वीन। अपने एकदम दिलो दिमाग में इसको उतार ले, चीजें एकदम समझ में आ रही है आपको। मेरा तो यही मानना है कि आप वीडियो को है ना 2 से 4 बार सुनो। नोट्स आपके पास आ चुके हैं, नीचे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में वो प्रोवाइड है, तो वो एक ही है, उस सिंगल में सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप मेरा तो मानना यह, आप वीडियो को 2 से 4 बार सुनिए। 2 से 4 बार अगर आप इसको एक ही वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो चीजें स्वतः ही याद हो जाएगी, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ईमेल का पूरा नाम क्या? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक। खत्म। अल्लाह सर, इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है जी? देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से, देश के सभी गांवों को, देश के सभी विलेजेस को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई योजना है ये। जनसंख्या के अनुसार समय सीमा तय की गई थी कि किस तरह इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। सड़क परिवहन को किन प्रमुख मार्गों में वर्गीकृत किया गया है? सड़क परिवहन को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो हमने सुपर हाईवे पढ़े, राज्य मार्ग नेशनल हाईवे हमने पढ़े, जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा, और भी सड़कें, और सीमांत सड़कें बॉर्डर रोड्स को हम कह सकते हैं। यहाँ पर इन सभी के निर्माण रख रखाव का दायित्व अलग अलग एजेंसियों के पास है, हमने ये पढ़ चुके हैं। ये आगे चलते हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए जी। लाभ क्या है जी? पाइपलाइन ठोस तरलीय, ये तर होगा, ठीक है ना, तरलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके, ठोस जो पदार्थ है उनको तरल अवस्था में यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। इसे बिछाते वक्त लागत अधिक है किंतु इसके उपयोग की लागत न्यूनतम है। हालांकि इसको बिछाने में बहुत लागत आएगी क्योंकि लंबे लंबे किलोमीटर्स को पार करने के लिए एक बड़ी लो की अच्छी मजबूत पाइप की जरूरत होती है, तो इसकी बिछाने में लागत तो ज़्यादा है, लेकिन बाद में इसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम है। यहाँ आपको समझ लीजिए भाई कि आपको दिल्ली से प्रेशर लगाया और सामान जो है अपने बीकानेर पहुंच गया, तो इतना आसान काम हो जाएगा। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक संचार साधनों का वर्णन करो। तो आज संचार मानव की मुट्ठी में समाया हुआ है। नए स्रोत, साधन तथा सुविधाएं प्राप्त कर ली गई है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, केबल, मोबाइल, उपग्रह ये प्रमुख समाचार यंत्र है। इंटरनेट सीमित क्षेत्र में 1969 में शुरू हुआ था। 1969 में बहुत कम छोटे से इलाके में इंटरनेट शुरू हुआ था। 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई और संचार क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया। इसकी सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है जो सस्ती है और समय की बचत भी करती है। विश्व के कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति आपस में श्रव्य दृश्य वार्तालाप कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आजकल तो हम ये काम मोबाइल से भी वीडियो कॉल करके कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से देश विदेश में सीधे बात हम कर सकते हैं। इसके लिए एसटीडी तथा आईएसडी सेवाओं के लिए शहरों तथा देशों के कोड अंकित किए गए हैं। जैसे हमारे बीकानेर में क्या 0151 याद है ना आपको? किसी भी नंबर को लगाते थे, कभी आप छोटे थे तब आपने सुना होगा कि हाँ ये नंबर लगा 0151 फलाना फलाना फलाना। और भी आज भी कोई बहुत से जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं, बहुत से जो परमानेंट ऑफिस हैं, उनके पास एसटीडी के नंबर अभी भी उपलब्ध है।
आगे चलते हैं। मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई। मोबाइल आया तो हाथ में क्रांति आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल देश भर में क्रांति आ गई है ना। लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसके माध्यम से दूसरे मोबाइल उपभोक्ता से सीधे बात कर सकते हैं। इसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं 39, 49 उपलब्ध है तथा शीघ्र ही 59, अब ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है जी, ये 9 नहीं है, जी है, 3G 4G उपलब्ध है और शीघ्र ही 5G उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक्चुअल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, घबराए नहीं। ये 3G है, 4G है और 5G। तो आज धीरे धीरे ये भी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। 3G भी उपलब्ध हो रहा है, 4G है और 5G भी अब धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगा। इससे वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। वर्तमान में इस पर आवश्यक सुविधाएं सारी की सारी उपलब्ध है। दिन प्रतिदिन संचार के क्षेत्र में नई नई सेवाएं का नई तकनीक के साथ आविष्कार हो रहा है। नित्य रोज नए एप्लीकेशनों का विकास तथा उनको अपनाया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा था। मुझे लगता नहीं था कि इस क्वेश्चन में कुछ याद करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? कब किया गया? कब किया गया? कब किया गया? 1949 में किया गया। अगस्त 1949 में किया गया। अगस्त 1949 में किया गया। भारत आज़ाद कब हुआ था? कब हुआ था? 1947 में, 2 साल बाद में, बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो, कभी भी आपको डेट याद करनी हो ना तो डेट को इस तरीके से याद किया करो, उससे रिलेटेड आसपास कोई और चीज याद कर लो तो आपको याद रह जाएगी। श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक, मैंने एक बार में सही बोल दिया, राहुल गांधी नहीं बोल पाए थे मजाक कर रहा हूं। श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। तो इनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री जी होते हैं। सर ये क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की थी दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का पितामह कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने 1868 में इसकी पहली बार गणना की थी, 1868 में, याद रखेंगे 1868 में। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके इनको समझना है। और किस प्रकार अधिक व्यापक? आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से किस प्रकार अधिक व्यापक है? आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते, यह मूल्य विहीन अवधारणा है। अब ये क्या खतरनाक लैंग्वेज आ गई सर। इसमें समझो आप कि ये गुण नहीं, ये देख रहे हैं भाई आप केवल पैसे पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है ना, ये बाकी चीज़ें नहीं देख रही है। इसमें सामाजिक राजनीतिक संस्थागत स्थितियों में छुपे बदलाव पर कोई विचार नहीं होता है, ठीक है। यानी आर्थिक वृद्धि तो ये देख रही है कि हाँ लोगों के अंदर पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है? एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जिससे सभी संरचनाओं में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से सभी व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। यानी हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में तो केवल पैसे की बात है, केवल पैसे की बात इकोनॉमिक ग्रोथ में है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसे के साथ साथ और भी चीज़ों की बात करता है। वो कहता है कि पैसे से फर्क क्या क्या पड़ रहा है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा में क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं मिल पा रही है अथवा नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में बात करता है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा समझिए, मैंने ऊपर बात कर चुका हूं। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान, यानी आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे आप जो एम प्राप्त करना चाहते हो उसी का साइंस, उसी का विज्ञान आर्थिक नियोजन कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, ठीक है ना। देश द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नियोजन की अवधारणा तकनीक को अपनाया जा सकता है। तेजी से किए जा रहे आर्थिक विकास हेतु इस प्रतिदर्श को अपनाया जा रहा है लगातार। देखिए इतनी सी बात यहाँ पर समझनी है आपको कि आर्थिक संसाधन आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका यूज करके आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। देश में अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पे सरकार ने अलग अलग लक्ष्य रखे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए नियोजन अवधारणा तकनीक को अपनाया जा सकता है। एक प्लानिंग अपनाते हैं जिससे तेजी से किए जा रहे आर्थिक विकास लगातार जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा एक मॉडल बन रहा है। नीति आयोग पर एक लेख लिखना है।
नीति आयोग को अब अपने को यहां पर समझाना है। नीति आयोग क्या है? बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 9 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंडल की संकल्प द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष है। ये थोड़ा पुराने डाटा है बेटा, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लो। राजीव कुमार जो है वो इसके उपाध्यक्ष है, ये ध्यान रहे। और यहाँ 9 जनवरी नहीं है, 1 जनवरी होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन है, सुधार कर लो। छोटे मोटे करेक्शन है, सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो 1 जनवरी होगा और दूसरा यहाँ पर जो है आपके अरविंद पनगड़िया नहीं है, राजीव कुमार है। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। ध्यान रहे, सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री है और केंद्र शासित राज्यों के जो उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर से नेक्स्ट बोर्ड में उपराज्यपाल जो है, ये नीति आयोग के सदस्य होते हैं, सारे के सारे मेंबर होते हैं। यह भारत सरकार के लिए राजनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। यह एक सर्वश्रेष्ठ मंच है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। एक ऐसा मंच है जिससे संघवाद को, फेडरलिज्म को ताकत मिलती है। इसकी स्थापना के मूल में 2 केंद्र है, टीम इंडिया हब और ज्ञान तथा नवाचार हब। ये 2 इनके मुख्य काम है, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार, यानी ज्ञान के ऊपर भी एक अपना काम करना है इनको। टीम इंडिया हब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का काम करता है। टीम इंडिया हब क्या करता है? राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का काम करता है। और ज्ञान और नवाचार हब क्या करता है? नीति आयोग को थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत करता है और नई नई योजनाएं उसमें शामिल करता जाता है। समझ में आ गया? नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है, यानी संघवाद यानी फेडरलिज्म, यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बराबर योगदान रहता है। अगला प्रश्न आ रहा है कि मानव पूंजी कैसे कहता है? व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल? जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाए। जब श्रम को, यानी आपके पास एक बंदा है ना, उस बंदे को एजुकेशन दी जाए, उस बंदे को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो उसे एकदम तैयार कर दिया, उसे मानव पूंजी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन की निम्न गुणवत्ता किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करती है? लोगों में शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति तथा स्वस्थ रूप से जीने की क्षमता बढ़ती है तो वह आप में वृद्धि और उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे जीवन की निम्न गुणवत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न किए हैं? उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। उदारीकरण से क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है? लिबरलाइजेशन से जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर रहे थे, वहां आजकल प्राइवेटाइजेशन यानी कि लगातार निजी कंपनियों का अधिकार होता जा रहा है। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था आती जा रही है, जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप में कमी का आना तथा अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई है। उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाकर अर्थव्यवस्था में उदारीकरण दृष्टिगोचर हुआ है। विनिवेश से आप क्या समझते हैं? विनिवेश निजीकरण का एक उपाय है। शुद्ध रूप से विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया है। सामान्यतः इसका अर्थ राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्रों को बेच देना। विनिवेश का क्या मतलब क्या है? सामान्यतः इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में, जो पब्लिक सेक्टर है, वहां पर अपने अंश को बेच देना, मतलब अपना एक रेशो दे देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौशल विकास पर टिप्पणी लिखना है। कौशल एक मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की तथा आर्थिक सुधार लागू किए। इन सुधारों के अंतर्गत आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय लागू किए गए। आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय अल्पकालीन प्रकृति के हैं।
इनमें भुगतान संतुलन के संकट तथा मुद्रास्फीति की समस्या। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब पैसे मतलब रुपया जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उसको संभालने का काम किया है। मुद्रास्फीति की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय शामिल थे तथा संरचनात्मक सुधार दीर्घकालीन प्रकृति के थे। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार तथा अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि करना था। इन सुधारों में सरकार ने अपनी नीतियों को पुनः परिभाषित किया तथा नई नई नीतियां शुरू की। सभी आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लागू किया गया है। तो ये थे आज का चैप्टर। इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस पढ़े। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो आप इसको जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैंने सारे आंसर नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आपने अगर इसको हिंदी में समझ लिया है तो आप इंग्लिश में इसको PDF को एक बार पढ़ लेंगे तो आपका काम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ, और देखते रहिए सोशल स्टडीज़ 2020। थैंक यू फॉर वॉचिंग।